दिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 84 में जो हुआ उसके लिए देश की संसद में खड़ा होकर के देश के सिखों से माफी मांगा। है हिम्मत? मांगेंगे नरेंद्र मोदी 2002 के लिए देश के मुसलमानों से माफी? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये देश हमारा है, इस देश से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मांगेंगे माफी कि प्रधानमंत्री जब नारी सम्मान की बात कर रहे थे, बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा था, मांगेंगे इस बात के लिए माफी। मांगेंगे इस बात के लिए माफी कि आज एक एक चीज पे भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं, सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह से? नहीं पूछते थे। हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल आप हवाई जहाज में बैठ करके प्रधानमंत्री से पूछते थे, जो मन होता था वो करते थे। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। है हिम्मत? आज पूछिएगा सवाल पूछिएगा ना तो आपके भी दफ्तर पर ईडी का रेड होगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा ना तो आपका भी फोटो मूरी आपका लगा देगा और देह किसी और का लगा देगा, सर आपका और तन किसी और का। आपको भी बदनाम किया जाएगा, आपको भी धमकी भरे पत्र लिखे जाएंगे, आपके भी परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा, आपको भी सोशल मीडिया पे गालियां निकाली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? कहते थे मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह हैं, यही बोलते थे ना। और ये हर दिन जो रेडियो पे जाकर के मन की बात करते हैं, पत्रकारों से आकर के देश की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है हिम्मत? करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसको देते हैं बाइट? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार क्या पूछता है? प्रधानमंत्री जी आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं? खाते कहां है? निगल जाते हैं। खुल जा सिमसिम बोलते हैं और शाम आम सीधे थाली से उठ करके उनके पेट में चला जाता है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री से इस सवाल का क्या मतलब है कि आप आम कैसे खाते हैं? बीएसएनएल याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। बीएसएनएल को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे। पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या बीएसएनएल। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो? फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब, पहले मिला था ना। क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब बीएसएनएल नहीं रहेगा ना तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि निजी संस्थान उसके मुकाबले बेतहाशा मूल्य वृद्धि ना कर सकें। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि जो निजी संस्थान से खरीद सकता है वो निजी संस्थान में खरीदेगा, और जो इस देश का आम गरीब लोग है वो सरकारी संस्थान में अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, जिस दिन रेलवे बिक गई ना, ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात ये है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये इस देश के संपत्ति को अपने दोस्तों के ऊपर लुटा करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज बीएसएनएल नहीं है। बीएसएनएल जो सबको लाइसेंस देता था, आज उसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों को तबाह इसलिए किया गया है ताकि उसकी संपत्ति, सरकार की संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटाई जा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं
कि ये लड़ाई दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं कि सरकारी संपत्तियों की लूट और सरकारी दोस्तों को छूट मिल रही है, और एक तरफ हम लोग वो हैं जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हमको बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अग्निवीर का जब आंदोलन बिहार में हो रहा था, मैं बिहार गया तो मैं नौजवानों से पूछ रहा था, क्या दोस्त, क्या हाल चाल? बोला भैया गलती हो गया। क्या गलती हो गया? बोला आपको हम जब कहते थे ना तो हमको बुरा लगता था। बोले क्या बुरा लगता था? हमको लगता था कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ करके, लेकिन आप जो सवाल पूछते थे ना वो सब सवाल सही था। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो किए, थाली बजाए, ताली बजाए, सब कुछ किए इस आदमी को, लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी, आप भी 4 साल के लिए नौकरी लीजिएगा। नौजवान सब जब रोड पे निकलता है ना अपने रोजगार मांगने के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ, देश में हक और अधिकार के लिए, तो उसको डंडा मत मारिए, क्योंकि उसको डंडा मारिएगा ना, अगर वो लड़ने का हिम्मत छोड़ देगा ना तो आपका पेंशन कल को बंद हो जाएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। और ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जैसे अग्निपथ स्कीम फौज में लाई गई है, वैसे ही अब बैंक में लाया जा रहा है कि अब बैंक की नौकरी नहीं होगी परमानेंट, 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल का मास्टर बनेगा, 4 साल का सिपाही बनेगा, 4 साल का सेना में नौकरी होगा। ये बेईमानी को समझिए, ये इस देश को सेल पे लगा दिए हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आजाद देश में हम आजाद तरीके से सांस इसलिए ले पा रहे हैं कि किसी ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान की है। हमारी अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद के साथ साथ इस देश को बेहतर बनाने का, इस देश को बचाने का, इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए हमको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से कि बाप दादा आम का पेड़ लगाए तो उसका फल हम खाए। हम अगर पेड़ को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को आम नसीब होगा? आम नसीब नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को फोन किया और माँ को कहा कि मम्मी सेब का सब्जी कैसे बनाया जाता है? तो माँ बोली कि पगला गए हो क्या, सेब का सब्जी कैसे बनेगा? हम बोले अब सेब का ही सब्जी बनेगा ना, सेब 90 रुपए किलो है और गोभी 200 रुपए किलो बिक रहा है। ये हकीकत है। ये जो हमारी जिंदगी की जद्दोजहद है, इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का कंधा थामना पड़ेगा। और सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल सत्य का है। सत्य के लिए हमको खड़ा होने पड़ेगा। अगर किसी ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, अगर हम इंसान हैं, हमारे आंख में पानी है, इंसानियत है, तो उस बलिदान को सम्मान करते हमको इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी। यह संकल्प लीजिए कि यह देश हमारा है, इस देश को हम बचाएंगे और बेचने वाले और बचाने वालों की इस लड़ाई में हम बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि इस देश ने बार बार इस बात को साबित किया है कि दुश्मन शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तैमूर लंग के सामने बलकरन नाम का एक छोटा बच्चा सब्जी काटने वाला चाकू लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हम तो फिर भी 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम एकजुट होकर के खड़ा हो गए तो पूंजीपतियों के इन दलालों को हम जरूर हराएंगे और हम हमारी दो की सरकार को परास्त करके 130 करोड़ लोगों की जो भावना और आकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर।
डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है 2 खरीद रहा है। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। कुमार आगे पढ़ो। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माओ की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है, 100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिबाई, वो का जाने पीर पड़ाई। जो देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, देश की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं की, जिनकी माओं के गोद सुनी नहीं हुई, जिनके बहनों की मांग की सिंदूर नहीं धुली, उनको नहीं पता कि आजादी क्या होता है। हम उस संस्कृति से आते हैं। हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में 2 तरह के लोग हिस्सा लिए। हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले? इस सवाल का जवाब हम पूछ सके। हम ये पूछ सकें कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? हम यह सवाल पूछ सकें कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम ये सवाल पूछ सकें कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? ना हो चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे। इस बात को याद रखिएगा। सच के साथ खड़े रहिए। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं, अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं, कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं। नहीं कहते हैं? तो कुत्ता को शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा, और आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको कटहल कटहल कहेंगे वो कटहल हो जाएगा। ये जो आजादी हमको मिली है, यह आजादी संघर्षों से मिली है। यह आजादी